और ये धोनी की हुई जी। गजब ग्रिप कैसे? SRMB जैसे। SRMB TMT बार की विंग ग्रिप टेक्नोलॉजी सीमेंट के साथ बनाए मजबूत पकड़। ग्रिप इज इम्पोर्टेंट। Welcome back. You're watching the Money Show with me, Kavita Thapliyal, and let's begin our question answer session. And for that, today I have with me Harshvardhan Rugta, CFP Rugta Securities. Harsh, good evening and welcome to the show. I also have our first viewer online, which is Mr. Shankar Nahat from Odisha. नमस्कार शंकर जी, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम। बताइए सर, आपने अपना सवाल हमें भेजा है। आपने कहा है कि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है म्यूचुअल फंड्स में। मुझे ये बताइए कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कितना अमाउंट डालना होगा, कितने सालों के लिए डालना होगा सर? मैम मुझे अभी जानना है कि अभी मतलब इलेक्शन से पहले लमसम करने का सही समय है। मुझे तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। अच्छा सर, इस तरह का शॉर्ट टर्म तो आप नजरिया रहेगा 10 से 12 साल ना। हाँ 10 से 12 साल के लिए तो आप कभी भी पैसे डाल दीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इलेक्शन के पहले या बाद में भी आप डाल सकते हैं। बहरहाल, इससे पहले क्या आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाले हैं कभी? नहीं, ये फर्स्ट टाइम होगा। ये पहली बार आप डाल रहे हैं। 10 से 12 लाख, 10 से 12 साल ये थे, लेकिन वो अलग था। ठीक है, तो 10, चलिए ठीक है। मैं हर्ष के पास जाती हूँ। हर्ष, आई थिंक यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन हिंदी फॉर हिम। सो 10 to 12 lakhs for 10 to 12 years and first time investor. So कविता, बेसिकली जो सवाल है वो ये है कि इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट अ लमसम। तो जो इनका सवाल था वो ये कि क्या इलेक्शन के पहले मुझे लमसम करना चाहिए कि नहीं। सो पहले तो कॉन्सेप्चुअली बता दूं कि लमसम और एसआईपी एसेंशियली डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल पे। तो अगर इन्होंने मार्केट टाइमिंग करने के हिसाब से पूछ रहे हैं कि लमसम करूं कि नहीं इलेक्शंस को देखते हुए, तो आई थिंक कॉन्सेप्चुअली पहले समझना होगा कि आप लमसम कब करते हैं और एसआईपी कब करते हैं या एसटीपी कब करते हैं। सो ये जो एसआईपी का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना पॉपुलराइज क्यों हुआ है? पहली बात, क्योंकि कोई एक इन्वेस्टर होता है तो उन्हें इनकम ही अगर हर महीने आ रही है तो वो इन्वेस्ट हर महीने करते हैं। या तो सेकेंड कैटेगरी में जो अभी ये है वो है कि लमसम है मेरे पास, लेकिन मुझे मार्केट टाइमिंग नहीं करनी है, मुझे वॉलेटिलिटी मार्केट की लेनी नहीं है, तो मैं एसआईपी या एसटीपी के जरिए इक्विटीज में इन्वेस्ट करता हूँ। सो इनका जो सवाल है वो उसका जवाब पहला ये रहेगा कि क्योंकि ये एकदम नए हैं मार्केट में, आप लमसम से शुरू नहीं कर सकते। सो बेसिकली पॉइंट इस कारण से बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है ये अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके वो अभी तक म्यूचुअल फंड से इतना अच्छी तरह से आपने वाकिफ नहीं हुए हैं। सो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप मार्केट टाइमिंग आज नहीं 5 साल बाद भी करने की कोशिश ना करें। आप एक होराइजन बनाए, जैसे आपने कहा कि आपको 10 से 12 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव ये रहेगा, क्योंकि आप अभी नए आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में, आप लमसम ना करें। वो इसके लिए क्योंकि आपको वक्त मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट्स को, म्यूचुअल फंड की फंक्शनिंग को और इक्विटी मार्केट को एवरेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एसआईपी या एसटीपी के जरिए में आप मार्केट में इन्वेस्ट करें। अब कॉन्सेप्चुअली आता हूँ वापस बैक टू कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू कि कभी भी आगे जाते हुए भी आपके पास पैसे के लमसम आते हैं, एसटीपी से आप इन्वेस्ट करते हैं या एसआईपी से करते हैं, इसका जो प्राइमरी मकसद आप अचीव करते हैं वो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मार्केट्स वोलेटाइल होते हैं, आपको पता नहीं कि किस दिशा में जाएंगे, ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, तो आप क्या करते हैं एक रेगुलर इंटरवल में आप हर महीने या हर क्वार्टर, हर 6 महीने से जो भी आप इन्वेस्ट करते रहते हैं मार्केट में, ताकि मार्केट का कोई भी लेवल होगा आप उस हर लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है आपको। और एक संकेत होता है कि मुझे लमसम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में एकदम कॉन्फिडेंटली आता है कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ लमसम, तभी इन्वेस्ट करिए। अगर थोड़ा भी डाउट कोई इन्वेस्टर को होता है, अब सिर्फ आप नहीं या कोई भी और जो हमें सुन रहे हैं, कभी भी आपके मन में अगर थोड़ा भी डाउट आता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं लमसम करके, तो इसका संकेत ये है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो सेफर एलिमेंट हमेशा ये रहेगा कि आप एसआईपी या एसटीपी के जरिए करें। चलिए शंकर जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो और सजेस्टेड चेंजेस को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा या निवेश की शुरुआत कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट व्यूवर ऑनलाइन इज़ धनंजय कुलकर्णी। हाय धनंजय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू डूइंग टुडे? धनंजय,
Dhananjay, can you hear ma'am. me? I'm Hi, good. good evening. Yeah, Good I can. evening. So I have the portfolio detail, and I don't have much time. So is there anything else you want to add to this question? Otherwise, I'll quickly go towards the expert and begin answering your question. Is there anything else you want to add? No, I think whatever questions I do have asked, we can just Okay. talk on that, and I just want to All review. right. Sure. Sure. We'll get that done. Harsh, over to you. He has the first question, which is saying, will he be able to achieve all their goals based on the investments that he has made? So, well, Dhananjay, I think your portfolio is very well articulated and the asset allocation also seems very good. So, I don't think there is any need to make any further changes. And given the allocation that you have debt, equity, mix of everything, if the portfolio on an average generates about 12 to 14% kind of returns, I think you should be able to achieve all your goals. The second question you had, whether there needs to be any changes made in your portfolio, well, I've already answered that. I don't see any requirement for any changes to be made because you very well articulated and allocated across different schemes. Now you have another 10 lakhs to invest and whether to put that as a lump sum. Well, I think given the way you have structured your portfolio, I'm reasonably sure you seem to a well aware investor. So given the fact that if you're investing in lump sum, the power of compounding, the benefit of compounding assumably starts immediately. So you as a profile and given your portfolio, I think you can most certainly consider investing as a lump sum in your existing scheme itself. In case you have that doubt, which I answered to the previous viewer as well, that in case there is some bit of doubt in your mind and you're not confident, then take the safer route, which is through the STP methodology. Okay, you have a home loan which remaining tenure is 3.5 years, and you're asking whether you should pay this off and not. So, well, I think if you are able to manage your EMIs currently, in your cash flows, then continue with your EMI. You only have 3.5 more years to go, and you will very comfortably be able to achieve that because you are. And as I said, if you are comfortable in your cash flows presently, then most certainly continue. And if not, if by any means you feel that the EMI burden is more, then of course you should use this lump sum to pay off your loan right now and reduce the EMI. Don't reduce the tenure because anyways 3.5 years. So reduce the EMI amount if you want to partly repay. And if you're comfortable in the cash flows, then most certainly continue with the EMI as it is. I think that will be all, and that's the time we have on the show today. Harsh, thank you so much for taking time out and helping our viewers with their financial portfolio questions. And it's a wrap on the Money Show as well. But then I'm going to leave you with our WhatsApp number and email ID where we keep waiting for your questions so that we can do your life financial planning on the show. Thank you so much for watching. Goodbye.